नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो बिहार प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल आगामी 69वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सेशन का आयोजन किया जा रहा है। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित उन प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में जो 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है सही नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना जवाब देंगे। यही क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये कह रहा है राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। दूसरी बात, जिला फोरम अर्थात बी कह रहा है जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी। ठीक है। सी कह रहा है जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता है। और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपना जवाब देना है। अब इसको चूँकि इसमें थोड़ा सा घालमेल है। घालमेल कहने का मतलब ये है कि अलग अलग आपको अलग अलग जगहों पर इससे संबंधित अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर देखा है, और पीआईबी की वेबसाइट पर अगर हम जा रहे हैं तो ये देखिए 30 दिसंबर 2021 को ये प्रकाशित हुआ है और यहाँ पर ये बताया गया है कि केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 अधिसूचित किए। अब इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो देखिए जिला आयोग है, जिला आयोग कितने के मामले देख सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे बना लें, एक पिरामिड बना लें, तो यहाँ पर हम केंद्र की बात कर रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय, यहीं से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो 2 करोड़ सीआर से अधिक मामले जो होंगे उनको देखेगा। और यहाँ पर जो राज्य की बात होगी, राज्य यह 2 करोड़ से, ठीक है, 2 करोड़ से जो कम के मामले होंगे, यहाँ पर देखिए ये बताया गया है राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा न हो, अर्थात 2 करोड़ से कम होना चाहिए। यहाँ पर जब आप देखेंगे जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहाँ वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज़्यादा न हो। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जिला स्तर का है, तो जिला स्तर पर यहाँ कितना होना चाहिए, 50 लाख से कम होना चाहिए। तो 50 लाख से कम, यहाँ से आपकी चीज़ें वेरीफाई हो गई। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो राज्य, यहाँ पर कहा गया है कि एक से अधिक स्थापित किया जा सकता है यदि राज्य सरकार को ये लगता है कि जो पेंडिंग मामले हैं वो ज़्यादा हैं और उन पेंडिंग मामलों के समाधान के लिए एक से अधिक जो जिला स्तर के ये अधीनस्थ जिला फोरम है इनकी स्थापना करनी चाहिए, तो उनकी स्थापना की जा सकती है। अधीन जिला फोरम की स्थापना, अधीनस्थ नहीं। ठीक है। जिला फोरम में एक महिला सदस्य, तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है लेकिन अमूमन एक महिला सदस्य होती है। साथ ही साथ जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां पर 50 लाख से कम कहा गया है, अधिक नहीं है। तो ये तीनों ही सही है, तीनों सही है। तो इस आधार पर मेरे हिसाब से ये ई सही होगा। और अलग अलग जो वेबसाइट आप देखेंगे, अलग अलग स्रोत देखेंगे तो उसमें डी बताया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, चूँकि यहाँ पर कहा गया है कि सही नहीं है। यहाँ पर देख लें, इसकी व्याख्या दी गई है। एक से अधिक जिला उपभोक्ता निवारण आयोग की स्थापना की जा सकती है, एक महिला सदस्य आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में संशोधन किया गया, इसने प्रतिस्थापित किया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा। ठीक है। इसे लागू कब किया गया, तो वर्ष 2020 में इसे लागू किया गया, अधिसूचित कर दिया गया था 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, समुदाय विकास की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा आपका सही आंसर है। अब इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहयोग आंदोलन, तो सहयोग आंदोलन तो कतई कुछ है ही नहीं, असहयोग आंदोलन होता तो इस पर हम विचार भी करते। बहरहाल यहाँ पर सहयोग आंदोलन ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट होने का मतलब ये है कि आप एक एक अगर चाहें तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते उससे संबंधित अगर जानकारी पुख्ता है तो। बहरहाल यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा ए होगा। व्याख्या क्या कह रही है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 1952 में किया गया था। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 में किया गया था। समुदाय का विकास करना या प्रगति करना इसका लक्ष्य था। समाज का चहुमुखी विकास करना भी इसका लक्ष्य था। अगर राष्ट्रीय विस्तार की बात की जाए तो इसके 3 चरण देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय विस्तार, गहन सामुदायिक विकास और तीसरा है उत्तर गहन चरण। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात करें जो ऑप्शन में दिया गया था, इसकी शुरुआत 1978 में किया गया था, इसे कार्यान्वित किया गया था 1980 में। साथ ही इसके उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना था, तो ये आपका नहीं था, ये हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उद्देश्य पूछा गया है या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, प्रश्नों की प्रकृति लगातार बदल रही है। लगातार बदल कैसे रही है? जो पहले 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, अब उनकी प्रकृति में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब कोई योजना है या कोई ऐसा टॉपिक है, उससे उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में आपसे पूछ ले रहा है या फिर उसके लक्षित उद्देश्यों के बारे में आपसे पूछ ले रहा है। फिलहाल यहाँ पर उद्देश्य आपसे पूछा गया है, तो उद्देश्य का मतलब ये है कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने इसका गहन अध्ययन किया है तो आप सही कर पाएंगे, अन्यथा आप सही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है SEZ के बारे में, तो SEZ का सीधा सीधा सा मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, फिर इनको देख लेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये है कि एक राष्ट्र की सीमा के अंदर एक वह स्थान है जहां पर देश के सामान्य कानून लागू नहीं होते। सामान्य कानून की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कर से संबंधित कानून की बात है, अर्थात इस क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ रोजगार का सृजन करना, निर्यात बढ़ाना और निर्यात बढ़ाने के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो भारत में जो सेज की संकल्पना है वो चीन से लिया गया है और चीन से इसे 2005 में इसे लाया गया था। अधिनियम की बात यहाँ पर की जा रही है, तो अधिनियम का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इसे संसद के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, अर्थात संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कह रहा है, अब ये आप लोगों ने ये समझ लिया कि कर छूट दे करके यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके माध्यम से रोजगार का सृजन भी होता है और भारत से या देश से दूसरे देशों को निर्यात भी बढ़ता है। निवेश को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है, अर्थात जब मैं निवेश की बात कर रहा हूँ तो 2 तरह के निवेश हैं यहाँ पर। एक तो घरेलू निवेश और दूसरी बात यहाँ पर विदेशी निवेश की बात हो रही है। विदेशी निवेश, इन दोनों को बढ़ाने की बात होती है। अब जो क्वेश्चन है इस पर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अधिनियम है, तो अधिनियम संसद ने बनाया है। अब जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, बिल्कुल ठीक बात है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर देखेंगे 3 की बात कर रहा है, निर्माण। निर्माण की बात नहीं है, विनिर्माण की बात होती है। निर्माण और विनिर्माण दोनों में फ़र्क है, तो यहाँ पर 1 और 2 मेरे हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 नहीं है, तो निर्माण को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, अर्थात ए हमारा इसमें सही होगा। ए विकल्प को हम लेकर के चल रहे हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पर डी भी आप देख सकते हैं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
ठीक है, तो आपका सही कौन सा है? अब इसी से संबंधित ये आप लोगों ने देख लिया कि डी आपका सही विकल्प होगा। यहाँ पर देखें, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के द्वारा स्थापित किया गया, 2006 में इसे लागू किया गया। उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का विकास करना, वस्तुओं सेवाओं का निर्यात करना, अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना, निवेश बढ़ाना। और जब निवेश बढ़ाने की बात आएगी तो वहाँ पर सरकार के अवसंरचना अवसंरचना का विकास भी किया जाएगा। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर वहाँ सेज स्थापित करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात ये होती है कितने भारत में अधिसूचित हैं, तो 379 अधिसूचित हैं और बाकी 265 यहाँ पर कार्यरत हैं। अब यहाँ पर देख लें, इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे सेज बनाया जाता है। तो सेज बनाने के लिए भारत में जो व्यवस्था है वो चीन से अलग है। चीन में क्या है कि जो स्थानीय सरकार होती है उसे यह ऑटोनॉमी दी गई है, उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी क्षेत्र को या किसी क्षेत्र विशेष में सेज की स्थापना कर सकती है। लेकिन भारत में जो स्थानीय सरकार है, त्रिस्तरीय सरकार की बात होती है। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ ये केंद्र की बात होती है या संघ की बात कर लीजिए, यहाँ पर राज्य की बात कर लीजिए, यहाँ पर स्थानीय सरकार की बात कर लीजिए। तो स्थानीय सरकार इसका पहले प्रस्ताव लेकर के आएगी और प्रस्ताव ये भेजेगी राज्य सरकार को, राज्य सरकार देगी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार इसका एक अनुमोदन बोर्ड होगा। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। इस बोर्ड के पास केंद्र भेजेगी और केंद्र को जब ये बोर्ड अनुमोदन दे देगा तो फिर ये मामला आएगा स्थानीय सरकार के पास और यहाँ से फिर सेज की स्थापना हो जाएगी। तो इन बातों को हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ें। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर देखिए, गरीबी से संबंधित है। रंगराजन समिति ये तो है नहीं। SVS राघवन समिति ये बिल्कुल सही है। जो केलकर समिति है ये भी नहीं सही है। तो आपका सही विकल्प कौन सा है? यहाँ पर बी आपका सही विकल्प है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जिसे CCI कहा जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने MRTP एक्ट 1969 को इसने रिप्लेस किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी से संबंधित कुछ बातों को देखें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना वर्ष 2003 में किया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो अधिनियम का मतलब ही है कि इसे संसद द्वारा बनाया गया है। ठीक है, संशोधन कब किया गया? 2022 की बात करें, इसमें संशोधन किया गया। उद्देश्य क्या है? तो कार्यों में लचीलापन लाना, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना, साथ ही साथ प्रतिस्थापित किसको किया? तो MRTP एक्ट 1969। इस पर सुझाव किसने दिया था? तो जो राघवन समिति है 1999 में इन्होंने सुझाव दिया था। तो जो सही विकल्प है आपका बी है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है। तो ये क्रांतियाँ हैं और इन क्रांतियों को किससे संबंधित है आप लोग को सुमेलित करना है। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मुझे इसमें से केवल 2 पता है कोई या केवल 1 पता है, तो यहाँ ऑप्शन से भी हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति ये किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से संबंधित है। अब ये देखिए, सी जो दिखा रहा है, सी का तीसरा किस में है? तो सी का तीसरा केवल इसमें है। यहाँ पर केवल इसमें दिखाया गया है। तो 1 से ही मैं बिल्कुल श्योर हूँ, अगर ऑप्शन ऐसा बनाया गया है तो बाकी को मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा यहीं से हो गया कि ए सही है, क्योंकि सी इसमें देखिए, सी का तीसरा किसी में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मेरा ए सही हो गया। फिर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर जो धूसर क्रांति है ये किससे संबंधित है? उर्वरक या फर्टिलाइजर के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर जब गुलाबी क्रांति की बात होती है तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगे के उत्पादन से संबंधित है। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है 1 बच रहा है, लाल क्रांति, तो ये टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो गया? सही विकल्प आपका ए हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर रणनीति के हिसाब से भी करनी होती हैं। जब आप यहाँ पर देख लेंगे तो एलिमिनेट खुद ही कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर देखिए,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? यहाँ पर कहा गया है ह्यूमन, देखिए 5 ईयर प्लान, ठीक है, वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ मानव संसाधन की बात की गई है, तो जब मानव संसाधन की बात की जाती है, मानव संसाधन, तो मानव संसाधन मानव पूंजी में तब तब्दील होता है जब उसे शिक्षा दिया जाए, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और उसका कौशल विकास किया जाए, तब कोई मानव संसाधन मानव पूंजी में बदल सकता है, ठीक है। तो अब ये कहा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना, तो न तो प्रथम में है, न तो तृतीय में है, न तो पंचम में है, और यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि जो 8वीं 8th 5 ईयर जो प्लान था, 5 ईयर प्लान, उसी प्लान को मानव केंद्रित माना जाता है, या उसी प्लान में ये कहा गया था कि मानव विकास हम करेंगे और उस पर फोकस किया गया था। इसकी अवधि की बात की जाए तो 1992 से लेकर के 97 तक। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किया गया था, एलपीजी रिफॉर्म, और इस रिफॉर्म के बाद अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया था। आमूलचूल परिवर्तन आप कह सकते हैं, तो संरचना, आप आमूलचूल की जगह संरचनात्मक परिवर्तन कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो जो संरचनात्मक परिवर्तन आया था, उस परिवर्तन में 1991 में हो रहा है, उस परिवर्तन में शुरू होने वाली ये पहली परियोजना है, पंचवर्षीय योजना है, अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना। हम ऐसे कह सकते हैं कि नए आर्थिक सुधारों में शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देख लिया। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? इक्विटी का मतलब यहाँ पर शेयर से है, तो ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त किया। तो 2022 के आंकड़ों पर गौर करें, 2022 के आंकड़े ही ये यहाँ पर पूछे गए हैं, अभी अपडेट नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो दिल्ली का नंबर आता है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार, चूंकि करंट का क्वेश्चन है, तो आपका सही विकल्प यहाँ ए होगा। चलिए, कर्नाटक 22.7 बिलियन डॉलर, यहाँ पर बिलियन है, यह टाइपिंग मिस्टेक है, बिलियन है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी स्थिति देखने को मिली कि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, ठीक है, और फिर दिल्ली तीसरे स्थान पर। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? यहाँ पर कहा जा रहा है उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। विनिमय दर का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लें तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। विनिमय दर का मतलब यह है कि वह दर जिस दर पर किसी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर बात करेंगे, ये रुपया है और यहाँ पर डॉलर है, तो जिस दर पर इसको परिवर्तित किया जाएगा उसे कहा जाएगा कि यह विनिमय दर है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। अब भारत में क्या स्थिति है, 1991 से पहले आरबीआई इसका निर्धारण करती थी, आरबीआई की विनिमय दर क्या होगा। उसके बाद हमने जो सुधार किया, उस सुधार में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये देखने को मिलती है कि आरबीआई ने ये कहा, जिसे उदारीकृत कहते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें इसको दो भागों में बांट दिया गया कि 60% यह बाजार, ठीक है, बाजार की दरों पर परिवर्तित किया जाएगा, और जो 40% होगा यह आरबीआई डिसाइड करेगी। तो यह भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थव्यवस्था का मिश्रित स्वरूप क्या है, तो अर्थव्यवस्था के मिश्रित स्वरूप को बताने के लिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी मिश्रित स्वरूप को देखने को मिल रहा है। जब ये किया जा रहा है तो यहाँ पर सरकार के नियंत्रण की बात हो रही है, और यहाँ पर जब बात हो रही है तो पूंजीवादी विशेषता को यहाँ दर्शाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपसे पूछा गया है सवाल, इस सवाल को आप देखें, यह यूनियन बजट 1992-93 में इसे लाया गया था
जो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने इसे पेश किया था। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये टाइपिंग एरर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो यहाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, इस आधार पर आपका बी सही विकल्प होगा। चलिए, अब इसी से संबंधित आप यहाँ पर देख लीजिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1974 से लेकर के 79 तक थी। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इस आधार पर आप यहाँ पर बी सही आंसर देखेंगे, 9 का बी। आगे बढ़े, यहाँ भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। अब अनंतिम के लिए है तो ये पूछ रहा है कि आप प्लस में रहा या माइनस में रहा है। तो ये कहा जा रहा है 10 माइनस 50 अरब अमेरिकी डॉलर, और यहाँ पर प्लस में 11 माइनस 98 अरब अमेरिकी डॉलर, यहाँ पर माइनस में 11 माइनस 98 अरब अमेरिकी डॉलर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर 10 का सी आपका सही विकल्प है, अर्थात हमारा माइनस में रहा है। व्यापार संतुलन बीओपी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने देखा इन प्रश्नों को। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।